Good morning students. We are study BSc part first, paper third, unit first, day 6। छठे दिन के अध्ययन में हम आज पढ़ेंगे अकार्बनिक लवण। इससे पहले हमने अकार्बनिक यौगिकों में जल का अध्ययन किया था। सेकंड है अकार्बनिक लवण, इनऑर्गेनिक साल्ट। लवण मुख्यतः आयनों के रूप में उपस्थित होते हैं। लवण किसके रूप में रहते हैं? आयन्स के रूप में। आयन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एनायन कैटायन, धन आयन और ऋण आयन। ठीक है, धन आयन जैसे हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन। इसी प्रकार ऋण आयन है कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, फास्फेट, क्लोराइड, सल्फेट आदि। ये जल में घुली हुई अवस्था में आयनों के रूप में पाए जाते हैं। आयनों के रूप में किस में पाए जाते हैं? जल में घुली हुई अवस्था में। यद्यपि ये लवण अति सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु जीवन प्रक्रियाओं को सामान्य रूप से चलाने के लिए इनकी उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है। अभी हम पढ़ेंगे, आपको पता लगेगा ये किस प्रकार से इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। फर्स्ट है, इनके कार्य में हम देखते हैं। फर्स्ट है, ये जीव द्रव्य के ओस्मोटिक प्रेशर को, प्रासरण दाब को कंट्रोल करते, रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं। सेकंड है, शरीर की अस्थियों कवच जैसे कठोर भाग बनाते हैं। शरीर के अंदर हड्डियाँ, कवच जैसे कठोर भाग होते हैं, वो उनका निर्माण इन लवणों के द्वारा ही होता है। थर्ड है, ये बफर का कार्य करते हुए जीव द्रव्य की पीएच को नियंत्रित करते हैं। कोशिका के विभिन्न उपापचयों में विभिन्न धात्विक एंजाइमों के साथ एक कोफैक्टर्स का कार्य करते हैं। जब कोशिका की विभिन्न मेटाबॉलिज्मिक क्रियाएं होती है तो वहाँ पे विभिन्न धात्विक एंजाइम उस उपापचय क्रिया में भाग लेते हैं। तो उन धात्विक एंजाइमों का साथ देने के लिए सहकारक के रूप में, कोफैक्टर के रूप में ये आयन काम करते हैं। तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका आवेग आयनों के कारण ही होता है। नर्व इम्पल्स होता है वह आयनों के कारण ही होता है। अब आइए हम देखते हैं प्रमुख आयन कौन से और उनके कार्य। देखना कितने इम्पोर्टेंट कार्य नजर आएंगे में। सबसे पहले देखते हैं हम आयरन, जिसको लोहा बोलते हैं। इसकी आयनिक अवस्था फेरस है, Fe2+। ये हीमोग्लोबिन, जो अपना मेन रक्त का मुख्य भाग है, हीमोग्लोबिन साइटोक्रोम और पर ऑक्सीडेज की संरचना में भाग लेता है। तीनों इम्पोर्टेंट क्रियाएं, ठीक है ना। तो इसमें आयरन की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है। हम देखते हैं कैल्शियम आयन। ये कैल्शियम आयन अस्थियों और दांतों के निर्माण में भाग लेता है। बिना अस्थियों के भी हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, और बिना दांतों के हमारा मुंह कैसा लगेगा? एक बार कल्पना कीजिए कि जैसे हमारे मुंह में दांत नहीं है। ठीक है, तो दांतों का रोल भी पता लग जाएगा तुम्हें। ठीक है, कैल्शियम पेशी संकुचन, पेशियों में संकुचन की क्रिया होती है। तंत्रिका आवेग और साथ ही रुधिर का थक्का बनाने के लिए कारक के रूप में सहायक होता है। रुधिर का थक्का है ना, अगर हमारे कहीं चोट लग जाए और रुधिर का थक्का नहीं बने और वहाँ से रुधिर बहता रहे तो बहुत जल्दी शरीर का पूरा रुधिर बाहर निकल सकता है। तो कैल्शियम की भूमिका को आपने अच्छी तरह से जाना शरीर के अंदर। अब एक कोबाल्ट-12, कोबाल्ट आयन विटामिन B12 की संरचना में भाग लेता है, और विटामिन B12 फोलिक एसिड के निर्माण के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम आयन।
एटीफेज एंजाइम का सक्रिय कुछ एंजाइमी प्रक्रियाओं में सहकारक का कार्य करता है। एटीपी एंजाइम जो हमारे शरीर में काम करता है, एटीपी एज एंजाइम, उसको एक्टिव करने के लिए, सक्रिय करने के लिए मैग्नीशियम आयन कोफैक्टर का कार्य करता है। और अस्थियों के मैट्रिक्स का घटक भी ये, अस्थियों में जो मैट्रिक्स पाया जाता है उसका घटक भी ये है। क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन विद्युत अपघट्य व प्रासरणी दाब को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है, जिससे हमारे शरीर का केमिकल कंपोजिशन का संतुलन बना रहता है। सोडियम आयन, सोडियम आयन कोशिका के बाह्य तरल, जो कोशिका के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, उसमें प्रमुख धन आयन तंत्रिकाओं व पेशियों के कार्य में ये सहायक होता है। सोडियम पोटेशियम एटीफेज एंजाइम प्लाज्मा आयतन का नियमन तथा अम्लसार का संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है अपना पोटेशियम आयन। पायरूवेट काइनेज व पोटेशियम आयन उद्दीप्त एटीफेज का सहकारक अंतःकोशिकीय तरल का प्रमुख धन आयन। अभी हमने देखा था कोशिका बाह्य तरल का प्रमुख धन आयन कौन सा था, सोडियम, और कोशिका अंतः तरल का प्रमुख आयन कौन सा है, पोटेशियम। तंत्रिकाओं व पेशियों के कार्य में सहायक होता है और अम्लसार संतुलन को बनाए रखना में ये सहायक होता है। नेक्स्ट है अपना फास्फोरस। फास्फोरस आयन फास्फोलिपिड्स, फास्फोप्रोटीन जो कि न्यूक्लिक अम्ल का घटक है, न्यूक्लिक अम्ल फास्फेट शर्करा न्यूक्लियोसाइड फास्फेट का घटक है। साथ में ये अस्थियों और दांतों के निर्माण में भी सहायक होता है। ये अस्थियों का और दांतों का भी निर्माण करता है। नेक्स्ट है अपना कॉपर आयन। कॉपर आयन की भी हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, फॉरऑक्सीडेज व हीमोसाइन इनके साथ संबंधित सहकारक के रूप में मुख्य भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है अपना मैग्नीज आयन। ये आयन एंजाइम काइनेज आइसोसाइट्रिक डिहाइड्रोजिनेज के एक्टिवेटर के रूप में सहायक होता है। सल्फर आयन, ये कोएंजाइम ए, बायोटीन, थायमीन व प्रोटीन की संरचना में भाग लेता है। सल्फर आयन, ठीक है ना, सल्फेट, सल्फेट के रूप में। जिंक, ये कार्बोरिक एनहाइड्रेट कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेता है। नेक्स्ट है अपना आयोडीन। आयोडीन एंजाइम, आयोडीन आयन एंजाइमों के सहकार्य के रूप में सहायक है और ये थायरोक्सिन का इम्पोर्टेंट घटक माना जाता है, ठीक है ना, थायरोक्सिन का इम्पोर्टेंट घटक माना जाता है। तो गर्ल्स, हमने बहुत सारे आयनों को और उनके कार्यों को जाना। यहाँ पर तुम बार बार पढ़ोगे तो ये चीज़ें तुम्हें याद होगी और कंपटीशन एग्ज़ाम्स में इनके बारे में बहुत अच्छे से पूछा जाता है, ठीक है। पेशी संकुचन, हृदय स्पंदन में भी आयनों की भूमिका प्रमुख होती है। रुधिर के थक्का जमने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अभी मैंने तुम्हें बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। राइबोसोम की इकाइयों का विघटन, हाँ, राइबोसोम की इकाइयाँ ना 50S, 30S, 40S, 60S, तो इन राइबोसोम की इकाइयों के विघटन और पुनः संयोजन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है मैग्नीशियम आयन की। कोशिका विभाजन के समय एस्ट्रल रेज बनाने में भी ये सहायक होता है। जब कोशिका का विभाजन होता है तो एस्ट्रल रेज के निर्माण में भी ये सहायक होता है। अब आते हैं हम गैसें।
ठीक है। तो जीव द्रव्य में निम्न 3 गैसें पाई जाती है। ऑक्सीजन जो श्वसन में सहायक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये श्वसन क्रिया में उत्पन्न होती है, ठीक है, और अमोनिया जो कि यूरिया व यूरिक अम्ल में बदल जाती है। इस प्रकार गर्ल्स आज का हमारे ये 6ठे दिन का अध्ययन ख़त्म होता है। इसकी PDF को ज़्यादा से ज़्यादा तुम पढ़ो और वीडियो सुनो, तो तुम्हारे कंपटीशन एग्ज़ाम के साथ साथ तुम्हारे सिलेबस की भी स्पष्ट तैयारी धीरे धीरे होती रहेगी। और कोरोना में एक बार फिर बताता हूँ, ध्यान रखें, बाहर कम से कम निकलें। जब अगर निकलना है ज़रूरी हो तो मास्क साथ में लें और सैनिटाइज़र का यूज करें। भीड़ भाड़ वाली जगह में न जाए। ठीक, ओके, थैंक यू।